Hello students, today we are going to start new section that is gravitation. इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करेंगे न्यूटन्स के ग्रेविटेशन लॉ को, ग्रेविटेशन फील्ड को, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन को। इसके अलावा हम स्टडी करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को, एस्केप वेलोसिटी और हम सैटेलाइट के मोशन को भी स्टडी करेंगे। ठीक है। अगर हम यहाँ पर जेई और नीट की बात करें तो जेई और नीट के अंदर इससे हर साल जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर जेई मेंस में बात करें तो जेई मेंस में भी हर साल मिनिमम एक क्वेश्चन है ना। जेई मेंस में अगर हम देखें तो मिनिमम एक क्वेश्चन जो है वो हर साल पूछा जाता है। अगर हम नीट की बात करें तो नीट में भी हम देखें तो नीट के अंदर 1 to 2 क्वेश्चन जो है वो ईच ईयर पूछे जाते हैं। तो जेई और मेंस के अकॉर्डिंग ये चैप्टर जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन को न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ से। देखिए न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ, तो अगर हम यहाँ पर न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ की स्टडी करें तो हमने पहले भी ये चीज़ देखी हुई है कि हम कहते हैं कि जो मासेस होते हैं तो यूनिवर्स के अंदर हर मास जो होता है वो दूसरे मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और उन मासेस के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसे हम ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं। इस ग्रेविटेशन फोर्स के मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो ये जो ग्रेविटेशन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो उन मासेस के बीच के डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली स्क्वायर के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम यूनिवर्स में कहें तो यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट हर एक मास जो है वो दूसरे मास को अट्रैक्ट करेगा। जैसे हम अज्यूम करें कि ये मास जो है वो ये m1 है और ये दूसरा मास जो है ये m2 है। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो इन दोनों को मिलाने वाले लाइन के अलोंग लगेगा। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे m1 जो है m2 को अट्रैक्ट करता है और m2 जो है वो m1 को अट्रैक्ट करता है। यहाँ पर हमारे पास m1 पे फोर्स लगेगा, उसको हम लिखते हैं m12 और जो m2 पे फोर्स लग रहा है वो है F21। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड जो अगर हम देखें तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर दोनों के बीच डिस्टेंस अगर यहाँ पर हम आर एज्यूम करते हैं तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशन फोर्स वो प्रोपोर्शनल होता है 1/r² और प्रोपोर्शनल होता है m1 m2 दोनों के मास के प्रोडक्ट पे। ठीक है, तो फोर्स जो है वो यहाँ पे मास पर m1 या m2 पे डिपेंड नहीं करेगा, ये इन दोनों के मास के प्रोडक्ट पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों का रिलेशन जो आएगा वो आएगा एफ जी इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r²। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे हम तो हमें कांस्टेंट मिलता है जी। तो ये हमें मिलेगा g m1 m2/r²। तो ये दोनों मासेस जो है इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है ये इसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, यहाँ पर m1 और m2 पे जो फोर्स लगेंगे वो दोनों बराबर लगेंगे। ठीक है, तो इसको अभी हम आगे डिटेल में और समझेंगे। तो इसके हम रिलेटेड पॉइंट देखेंगे कि ये फोर्स जो है हमेशा अट्रैक्शन नेचर का होता है, सेंट्रल फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो ये सारे पॉइंट हम आगे और डिस्कस करेंगे। अभी हम इसका मैग्नीट्यूड देखें तो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा एफ जी इज इक्वल टू g m1 m2/r²। है ना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है बट हम यहाँ पे सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड देख रहे हैं अभी। ठीक है, तो ये हमारे पास फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है। यहाँ पर जी जो है, जी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल या ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यूनिवर्स में कहीं पर भी किसी भी जगह हम देखें, चाहे किसी भी मीडियम में देखें, यहाँ पर यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg²। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्रेविटेशन यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू होती है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट अगर हम किसी भी मीडियम में देखें, यूनिवर्स में कहीं पर भी देखें, किसी भी ऑब्जेक्ट चाहे छोटे मास में देखें या बड़े मास में देखें, सभी कंडीशन में यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो सेम रहती है। ठीक है, तो और इसकी वैल्यू जो होगी वो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg² होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास मास, डिस्टेंस और कांस्टेंट तीनों ही मीडियम पे डिपेंड नहीं करते, तो ये फोर्स होगा ये फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ये हमारे पास होता है मैग्नीट्यूड। अगर हम इसका वेक्टर फॉर्म देखें
तो देखिए वेक्टर फॉर्म के लिए हमने ये दो मास अज्यूम किए, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन जो है इसके अलोंग फोर्स लग रहे हैं F12 एंड F21। तो जैसा कि अभी हमने कहा F12 जो है, ठीक है, F12 जो है वो है फोर्स ऑन, F12 क्या है, ये है फोर्स ऑन M1 ड्यू टू टू, है ना। देखिए कोई भी मास है ना खुद पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगा सकता। अगर हम कहें कि सर मास अगर दूसरे मास पे फोर्स लगाता है, तो ये भी तो पॉसिबल है कि एक मास अब खुद के मास पर फोर्स लगाए, नहीं ये पॉसिबल नहीं है। असल में एक मास जो है वो दूसरे मास पे फोर्स लगाता है। इसका रीज़न ये भी है कि हम देखते हैं एक्शन रिएक्शन पे। तो हमने न्यूटन्स लॉ में हमने पढ़ा है कि जो एक्शन रिएक्शन होता है वो दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगता है, यानी एक्शन और रिएक्शन दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगेगा। तो एक ही बॉडी पे एक्शन और रिएक्शन नहीं हो सकता। तो यही एक्सप्लेनेशन यहाँ पे भी हम देखते हैं कि M1 मास जो होगा वो M2 पे फोर्स लगाएगा और M2 M1 पे लगाएगा, और दोनों का जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर होगा। यानी हम यहाँ पर देखेंगे कि F12 का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी इक्वल टू F221। ठीक है, अगर हम यहाँ पे F12 और F21 का मैग्नीट्यूड देखें तो यहाँ पे हमारे पास F12 वेक्टर हमें मिलेगा F12 इजिकल टू। अब एक बात समझिएगा, देखिए अगर हम यहाँ पे F12 को देख रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास R वेक्टर जो है वो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, या सिंपली समझते हैं अट्रैक्शन फोर्स। ये तो फोर्स जो है वो क्या है, एक अट्रैक्शन नेचर का है। तो हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाता है, माइनस का साइन ये बताता है कि यहाँ पे फोर्स का नेचर जो है वो एक अट्रैक्शन नेचर है। तो ये हो जाएगा G m1 m2 G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर R12 के। वैसे अगर हम F21 लिखे तो F21 वेक्टर हमें मिलेगा -G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर R21 के। ठीक है, अगर देखिए वेक्टर से देखें तो हम R12 जो है उसको हम लिखेंगे -R21, क्योंकि यहाँ पे R12 और R21 जो है वो दोनों ही यूनिट वेक्टर है और दोनों की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। ठीक है, तो इस रिलेशन से और ये अभी जो फोर्स के रिलेशन हम देखे तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि दोनों जो फोर्स होंगे F12 जो होंगे, F12 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ F21। देखिए ये सेम रिलेशन जो है वो हमने न्यूटन के थर्ड लॉ में देखा था। थर्ड लॉ है ना, तो थर्ड लॉ में हमने देखा था, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ हमने देखा था यहाँ पे एक्शन रिएक्शन जो हमने देखा था। तो सिंपली यहाँ पे देखते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो F12 और F21 जो है वो दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है। इसका मतलब दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगेंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर होगा और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। इसके अलावा हम देखें तो ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या हुआ, ये जो F12 और F21 जो है वो दोनों फोर्सेस जो हैं इन दोनों मासेस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही लगते हैं, कोई एंगल पे नहीं लगेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें तो दोनों मासेस को मिलाने वाली लाइन ये है, ये ए बी लाइन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं F12 और F21 जो है वो दोनों इस लाइन के अलोंग ही लगेंगे, यहाँ से इसके किसी एंगल पे नहीं लगेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसे हम इससे सेंट्रल फोर्स भी बोलते हैं। ओके, तो एक तो ये वाली बात याद रखनी है, और दूसरी बात यहाँ पर जो न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ की हम बात कर रहे हैं, तो न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ जो है, जो हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर, तो ये वाला जो लॉ है ये हमेशा पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है। एक्चुअल में अगर हम देखें तो जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो सिग्निफिकेंटली हम देखते हैं तो बड़े मासेस के लिए दिखते हैं, जैसे अर्थ और सन, उनके बीच में हमें ग्रेविटेशन फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो सिग्निफिकेंट दिखाई देता है। पर जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की हम बात कर रहे हैं ये पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल होता है। यानी ये वाला फॉर्मूला हम बड़े ऑब्जेक्ट के लिए डायरेक्ट नहीं लगा सकते। हाँ, अगर उन बड़े ऑब्जेक्ट्स के बीच की डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, जैसे अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस जो है वो उनकी साइज से काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर हमारे पास मासेस के बीच में, बड़े मासेस के बीच की डिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो उस कंडीशन पे हम उन्हें पॉइंट मास कंसिडर करके ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, है ना। बट ये जो फॉर्मूला है वो बड़े मासेस के लिए नहीं, सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल होते हैं। तो इन पॉइंट्स के अलावा जो पॉइंट हमें याद रखने हैं उनको हम आगे डिस्कस करते हैं। देखिए
पॉइंट टू बी नोटेड अबाउट ग्रेविटेशन फोर्स। तो सबसे पहला पॉइंट अगर हम देखें तो ये जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है ये हमेशा ऑलवेज अट्रैक्शन इन नेचर एंड डायरेक्टेड अलोंग द लाइन जॉइनिंग द पार्टिकल। तो कोई भी दो पार्टिकल दिए हुए हैं, उन दोनों के बीच में अगर फोर्स की डायरेक्शन हमें देखनी है तो हम क्या करेंगे, दोनों मासेस के सेंटर्स को हम कनेक्ट करेंगे। जो लाइन इन दोनों के सेंटर को कनेक्ट करेगी, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, हमेशा अट्रैक्शन फोर्स होगा, वो इस लाइन के अलोंग ही लगेगा। ओके, जैसे कि हम यहाँ पर देखें कि ये कोई मास है m1, ये दूसरा मास जो है वो m2, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, तो ये दोनों को मिलाने वाली लाइन ये और इनके अलोंग लगेगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन इंटरवेनिंग मीडियम ऑफ सराउंडिंग। मीन्स वो मीडियम जो इन मासेस को कंटेन कर रहा है, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो फोर्सेस होगा वो मीडियम की प्रेजेंस से अफेक्ट नहीं होता। यानी कि अगर हम दोनों मासेस का फोर्स जो है वो एयर में निकालें, किसी वाटर या किसी मीडियम में निकालें, या फिर हम वैक्यूम में निकालें, सभी कंडीशन में उन मासेस के बीच में फोर्स जो होगा वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा, वो सिर्फ मास के प्रोडक्ट पर और उन दोनों के बीच के डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें ग्रेविटेशन फोर्स की, तो इट होल्ड्स गुड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस लाइक इंटरप्लानेटरी डिस्टेंस एंड आल्सो फॉर शॉर्ट डिस्टेंस लाइक इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, जैसे इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है, तो वो डिस्टेंस कम है बट ऑब्जेक्ट का साइज काफ़ी कम है, तो वहाँ पे हम ये रिलेशन अप्लाई कर सकते हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट है और डिस्टेंस जो है वो चाहे कम है बट मास जो है वो काफ़ी छोटे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इंटरप्लानेटरी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, मास भी काफ़ी बड़े हैं, पर डिस्टेंस इतनी ज़्यादा है कि उसके रिस्पेक्ट में अगर हम ऑब्जेक्ट को देखें तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ही है। तो उन कंडीशन में हम ये रिलेशन जो है वो डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, है ना। नॉर्मल कंडीशन में देखें कि हमारे पास 5 kg और 10 kg के दो ऑब्जेक्ट हैं, उनको 10 मीटर पर रखा हुआ है, तो उन दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा, तो हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। वैल्यू जो है वो बहुत कम आएगी, है ना, वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं होगा, हमें वो ऑब्जेक्ट मूव करते हुए नहीं दिखाई देंगे, पर उनके बीच में फोर्स होगा और वो फोर्स की वैल्यू काफ़ी कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें इंटरेक्शन मीन्स दैट बोथ द पार्टिकल एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये तो अभी हमने कहा था एक्शन रिएक्शन पेयर के अंदर, तो दोनों फोर्स जो होंगे उनके मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर होंगे और डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट ए जो है दूसरे पे जितना फोर्स लगा रहा है, दूसरा भी उतना ही फोर्स जो है वो पहले पे लगा रहा है। ठीक है, तो इफ आर द फोर्स एक्सिट ऑन पार्टिकल 1 and particle 2 by particle 1 respectively, then since the force are exert on different body, they are known as action reaction pair। ठीक है, ये तो अभी हमने देखा कि एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं, मैग्नीट्यूड बराबर डायरेक्शन अपोजिट होती है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है ये कि ये जो फोर्स है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, अभी हमने देखा ये सेंट्रल फोर्स होता है, इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन जो है वो दोनों सेंटर्स को मिलाने वाले लाइन के अलॉन्ग लगता है। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये जो फोर्स है ये कंजर्वेटिव फोर्स है। तो जैसा कि हमने वर्क एनर्जी पावर सेक्शन में देखा था, तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, वो ऐसे फोर्सेस होते हैं जिनकी वजह से वर्क डन जो होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है सिर्फ उसके इनर्शियल और फाइनल पोजिशन पे। तो अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से जब हम कोई भी वर्क डन करेंगे तो वर्क डन जो होगा वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, वो वर्क डन जो है वो इनर्शियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इसके अलावा इनर्शियल और फाइनल पोजीशन अगर सेम हुई तो, यानी कि अगर ग्रेविटेशन फोर्स में बात करें कि ऑब्जेक्ट को घुमा के हम वापस उसी पॉइंट पे लिया है जहाँ पे वो पहले था, तो नेट वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो ये याद रखना है, जो ग्रेविटेशन फोर्स है कंजर्वेटिव फोर्स है और इसकी वजह से वर्क डन जो है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ इनर्शियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। देखो इसको सिंपल पॉइंट से अगर हम समझें, जैसे हम अज्यूम करते हैं कि एक मास जो है उसको हम यहाँ पे पहले पॉइंट ए पर रखते हैं, फिर पॉइंट ए से यहाँ पर बी पे लेके जाते हैं और बी से फिर यहाँ पर सी पे लेके जाते हैं। ठीक है, तो अगर हमसे बोला जाए कि बताइए ए से लेकर सी तक ले जाने में जो वर्क डन है वो कितना होगा, तो अगर हम पाथ ए बी में वर्क डन जो है वो W1 करते हैं, W सी से
बी से सी करें अगर W2 करेंगे, और ए से अगर डायरेक्ट मैं सी पे लेके जाऊँ तो वर्क डन होगा W3। तो मैं क्या देखूंगा यहाँ पे, W3 जो होगा वो W1 प्लस W2 के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन में पहुंचने में वर्क डन हर पाथ के लिए, चाहे उसे घुमा के लेके जाऊंगा, अगर मैं इसको यहाँ से इस तरीके से घुमा के लेके जाऊँ और फिर सी पे ला के रखूँ, तो उस कंडीशन में अगर वर्क डन जो है वो 4 है, तो वो वर्क डन 3 के बराबर ही होगा, W1 और प्लस W2 के सम के बराबर होगा। ठीक है, तो वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखें, इफ पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स ऑन अदर मास m, द एंगुलर मोमेंटम of m about capital M is observed because net torque about the axis passing through the fixed mass is 0। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें टॉर्क के लिए, तो टॉर्क हम क्या कहते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। जो अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, तो जैसे कि ये वाला पॉइंट है जिसके अबाउट हम टॉर्क देख रहे हैं, और ये ऑब्जेक्ट है ये, अगर इस पे यहाँ पे अगर फोर्स F लग रहा है तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना होगा, तो हम लिखते हैं अगर डिस्टेंस R है तो इस कंडीशन में हमारे पास टॉर्क होता है F इंटू R। बट एक बात समझिए, यहाँ पर टॉर्क का जो फॉर्मूला हम लिखते हैं वो लिखते हैं टॉर्क इज इक्वल टू एफ आर साइन थीटा। ठीक है, अगर यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 है, तो यानी ये जो आर वेक्टर है और जो फोर्स है वो अगर सेम डायरेक्शन में हुए तो टॉर्क कितना आएगा, 0। यही चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें, ये मास m1 है और दूसरा मास ये m2 है, तो देखिए अगर m1 के अबाउट m2 पे देखेंगे तो फोर्स इधर और ये वाला फोर्स भी इधर है, और आर वेक्टर भी यही है, तो हम देखेंगे यहाँ पे एफ और आर जो है वो पैरेलल है, यानी इन दोनों के बीच में अगर एंगल 0 है तो टॉर्क की कंडीशन देखेंगे कि m1 की वजह से m2 पे या m2 की वजह से m1 पे टॉर्क, तो वो हमेशा 0 होगा। ठीक है, और हमने ये भी स्टडी किया है रोटेशन मोशन के अंदर कि अगर सिस्टम के अंदर नेट टॉर्क अगर 0 हो तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व होता है। जैसे हमारे पास मोमेंटम कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन होता है, जिसमें हम बोलते हैं कि अगर सिस्टम पे नेट फोर्स अगर 0 है तो उसका मोमेंटम जो होता है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। वैसे ही रोटेशन मोशन में भी होता है कि अगर हम सिस्टम पे अगर देखें कि सिस्टम पे नेट टॉर्क अगर 0 है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। तो ग्रेविटेशन फोर्स की कंडीशन में हम देखेंगे कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो कंजर्व होता है। तो ये पॉइंट हमने यही बताया हुआ है कि ग्रेविटेशन फोर्स में देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम जो होगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एम अबाउट कैपिटल एम इज कंजर्व बिकॉज नेट टॉर्क इज 0, है ना। तो किसी भी एक मास के अबाउट दूसरे मास का अगर हम टॉर्क निकालेंगे वो 0 आएगा और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो ये सारे कंसेप्चुअल पॉइंट्स हैं जिनको हमें याद रखना है, ये कई बार हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा कई बार कंसेप्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो हमें याद होने चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, या फिर हम कहेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम। तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या है कि जैसे कि अभी तो हमने बात की दो मासेस की कि m1 और m2 दो मासेस हैं, उन दोनों के बीच में फोर्स जो है उसका रिलेशन हमने देख लिया। बट हम यहाँ पर देखिए तो यूनिवर्स में इतने सारे मासेस हैं, तो यहाँ पर पूरा का पूरा एक सिस्टम ऑफ मास हम देख सकते हैं। तो इन मासेस के जो सिस्टम में अगर हम नेट फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे देखें तो वो कैसे देखा जाएगा। तो सुपरपोजिशन थ्योरम जो है वो हमें कहती है कि अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, उनके बीच में जो फोर्स है वो फोर्स किसी और मास की प्रेजेंस की वजह से चेंज नहीं होता, है ना। देखिए दोबारा समझिए क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे। अगर हम एज्यूम करें कि यहाँ पे दो मासेस हैं, ये मास जो है वो ये है m1 और ये मास जो है ये है m2। अभी m1 और m2 में देखें तो हम बोल रहे हैं कि जो फोर्स है वो यहाँ पर लग रहा है एफ फोर्स लग रहा है। चलो, तो यहाँ पे हमारे पास दोनों पे जो फोर्स होगा ये लगेगा एफ। ठीक है, दोनों को मिलाने वाले लाइन के लोग ये वाला फोर्स है F। तो अभी देखिए m1 पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, एफ है, और m2 पे भी फोर्स एफ है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स की वैल्यू जो है वो एफ है। अब अगर हम इन दोनों मासेस के पास कोई दूसरे मतलब सॉरी तीसरे मास को ला के रखें, ठीक है, तो कोई तीसरा मास हमने यहाँ पे रखा, ये है m3। तो अब क्वेश्चन ये है कि जब m3 को मैं यहाँ पे ला के रखूँगा तो क्या यहाँ पर ये जो F है, जो पहले फोर्स लग रहा है उसमें कोई चेंज आएगा, ये जो फोर्स F है इसमें कोई चेंज आएगा। तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहती है कि अगर यहाँ पे दो मासेस रखे हैं, उन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, तो वो फोर्स जो है वो तीसरे मास की प्रेजेंस की वजह से अफेक्ट नहीं होता, यानी ये फोर्स जो है वो अनचेंज रहेगा।
तो चेंज कहाँ पर आएगा? चेंज आएगा इसके रिजल्टेंट फोर्स पे। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे इन दोनों के बीच में फोर्स, तो M1 पे देखिए, तो M1 पे एक फोर्स जो है वो M2 लगा रहा था, और M1 पे एक फोर्स अब M3 भी लगाएगा, और M3 का हम मैग्नीट्यूड अज्यूम कर लेते हैं वो है कोई F डैश, ठीक है। और इतना ही फोर्स जो है वो M3 पे लगेगा M1 की वजह से, वो होगा F डैश, ठीक है। तो F डैश जो होगा वो F पे अफेक्ट नहीं होगा, और यहाँ पे M3 की वजह से F में कोई चेंज नहीं होगा। वैसे यहाँ पे देखते हैं M2 पे, तो M2 पे फोर्स कोई होगा F डबल डैश, और ये M3 पे ये वाला फोर्स होगा F डबल डैश, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर M1 और M2 के बीच में जो फोर्स लग रहा है F, उसमें कोई चेंज नहीं आया, ये तो सेम है। तो चेंज कहाँ आया? चेंज आया है कि M1 पे पहले सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा था, M1 M पे अब दो फोर्स लग रहा है, यानी M1 पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो नेट फोर्स के अंदर चेंज आ रहा है, ठीक है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम यही कहती है कि जब हमारे पास दो मासेस होते हैं उनके बीच में फोर्स तीसरे मासेस की प्रेजेंस की वजह से अनअफेक्टेड रहता है, चेंज जो है उन मासेस के नेट फोर्स में आता है, और ये जो नेट फोर्स होता है ये नेट फोर्स इन फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर होता है। यानी अगर हम M1 पे नेट फोर्स देखें, है ना, नेट फोर्स F नेट और F नेट ऑन M1, वो क्या होगा? तो होगा F वेक्टर प्लस F डैश वेक्टर। अगर पूछा जाए कि नेट फोर्स ऑन M2 कितना होगा, तो होगा F वेक्टर प्लस F डबल डैश वेक्टर। यानी उस मास पे इंडिविजुअल अगर हम देखें तो जितने भी फोर्सेस यहाँ पे लग रहे हैं उन सभी फोर्सेस का वेक्टर सम जो होगा वो यहाँ पे हमें रिजल्टेंट फोर्स देगा। यानी ये हमारे पास जैसे M3 है, तो M3 पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? F डैश प्लस F डबल डैश। तो इनका वेक्टर सम करेंगे तो हमें रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो उनके लिए हम ये थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, हमें उनका वेक्टर सम करना होगा, ठीक है। तो देखिए थ्योरम क्या है यहाँ पे, if a particle is acted by n particle if a particle is acted on by n particle, the net, है ना, the net force exerted on in is equal to vector sum of forces due to surrounding, ठीक है। तो जितने भी सराउंडिंग फोर्सेस है उन सभी का वेक्टर सम जो होगा, है ना, उन सभी का वेक्टर सम जो होगा उस पार्टिकल पर नेट फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन एनी टू पार्टिकल डज नॉट डिपेंड्स अपॉन प्रेजेंस और absence ऑफ अदर पार्टिकल और बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में फोर्स किसी और मास के प्रेजेंस या absence से अफेक्ट नहीं होगा। तो हम इससे रिलेटेड कुछ इलिस्ट्रेशन देखते हैं। देखिए देखिए हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिस ट्रायंगल के वर्टेक्स पे तीन इक्वल मासेस रखे हुए हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन इजी रखने के लिए अभी हमने तीनों मासेस को इक्वल अज्यूम किया। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। इसकी सारी साइड्स जो है वो इक्वल है, और इसके वर्टेक्स पे हमें तीन ऑब्जेक्ट रखने हैं, ठीक है। ये एक मास हमने यहाँ पे रखा, ये है M1, ठीक है। M1 जिसका मास M ही है, तो M ही रखते हैं, ये भी M और ये भी M, ठीक है। तो ये A पॉइंट, ये B पॉइंट और ये C पॉइंट, ठीक है। और ये वाला एंगल हमें पता है, फिर ये एंगल जो होगा वो 60 होगा। इसकी साइड जो है वो हम अज्यूम कर लेते हैं वो है L, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, F नेट यानी नेट फोर्स ऑन मास 8 है ना। तो यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट ए है इस पे जो दो फोर्सेस होंगे, है ना, जो बाकी दो मासेस हैं उनकी वजह से जो नेट फोर्स यहाँ पर ए पर आएगा वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले ये समझिए कि जो एम है, मास जो पॉइंट ए पर रखा हुआ है, उस पे बाकी दो मासेस की वजह से फोर्स कितना लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा। अगर हम यहाँ पे देखें ए पर जो मास है जो दो सॉरी पॉइंट सी पर जो मास है और बी पे जो मास है, तो जो फोर्स लगेगा वो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगेगा। यानी ये वाला फोर्स होगा, ये होगा एफ, ठीक है, 1, वो होगा G m अपॉन L स्क्वायर। वैसे यहाँ पर ये वाला फोर्स जो होगा, ये फोर्स भी देखें तो इसका फोर्स का मैग्नीट्यूड अब ये आएगा, वो भी आएगा, या F2 लिख लेते हैं, F2 वो हमारे पास आएगा G m m अपॉन R स्क्वायर,
तो देखिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो एम पे एक फोर्स लग रहा है यहाँ पर एफ, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड जी एम स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है, ये एल स्क्वायर। और एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है, ये है हमारे पास एफ, वो भी है जी एम स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। और देखिए दोनों के बीच में एंगल जो है वो 60 है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे दोनों का वेक्टर सम जो होगा वो क्या होगा, तो हमारे पास एफ नेट आएगा, एफ नेट इज इक्वल टू रूट ऑफ एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस 60। दोनों के बीच में एंगल 60 है। यहाँ पे दोनों के मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है, तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। एफ स्क्वायर प्लस टू एफ स्क्वायर कॉस 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है हाफ, तो हमें यहाँ पे मिलेगा रूट ऑफ 3 एफ स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर जो नेट फोर्स आएगा √3 एफ, ठीक है, यानी ये हो जाएगा √3 एफ की वैल्यू जी एम स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, यानी ये जो मास होगा इस मास पे जो नेट फोर्स लगेगा वो इतना होगा, है ना। सिर्फ ए पॉइंट पे रखे हुए जो मास है उस पर ही नहीं, बाकी अगर हम दोनों मासेस पे भी देखेंगे तो उन दोनों पे भी इतना ही नेट फोर्स लग रहा होगा। और ये फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वो इन दोनों की मिडिल पॉइंट पे यहाँ से जा रही होगी, देखिए इस वाले पॉइंट से, ये इसका सेंटर्ड है, तो यहाँ से देखेंगे तो ये वाला फोर्स इधर, ये वाला फोर्स इधर और ये वाला फोर्स इधर। तो इसमें हम देखेंगे जो नेट फोर्स होता है पूरे सिस्टम पे वो हमेशा इस केस में तो ज़ीरो रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे एक फोर्स ये आएगा, ये ए वाला फोर्स होगा नेट फोर्स, ये वाला बी होगा, एफ बी वाला होगा, और ये नीचे की तरफ होगा एफ सी। और हम यहाँ पे देखेंगे सिस्टम पे नेट फोर्स 0 होगा।